कांग्रेस इंटरेस्ट नहीं दिखा रही, पवार साहब कह रहे कांग्रेस इंटरेस्ट में नहीं दिखा रही है, तो 4-5 स्टेट के चुनाव के बाद वो खुद अकेले अलग हो जाएगी। ऐसा लगता है कि वो अकेले हो जाएगी। जैसे ही अकेले चुनाव लड़ने की दिशा में आगे बढ़ेगी तो उनका ये 2-4 स्टेट छोड़कर के बाकी जगह उनका बुरा हाल होगी। राष्ट्रीय स्तर पर भी चेहरा मोदी ही हो और राज्य स्तर पर भी चेहरा मोदी ही हो। अब इस बार उन्होंने इस रणनीति पर काम करना शुरू कर दिया तो ओबीसी का वोट जो है राज्य स्तर पर भी बीजेपी को भी पड़ेगा कि कांग्रेस जाए तो बीजेपी आएगी, बीजेपी जाएगी तो कांग्रेस आएगी। ये तरीका उन्होंने उस बनाया और इसमें मीडिया का बड़ा रोल है। तो 100% जब तक पूरा नहीं होगा तब तक ये चलता रहेगा। इसलिए 100% रिजर्वेशन जो है आने वाले 10 साल में ये लागू हो जाएगा और ब्राह्मण के हिस्से में 3.5% ही आएगा। मेरे साथ बामसेफ के राष्ट्रीय अध्यक्ष बावन मेश्राम साहब है, जिन्होंने अपनी पूरी ज़िंदगी बहुजन आंदोलन में खपा दी है। उनकी पूरी जवानी बहुजन आंदोलन में गई और अब भी वो लगातार संघर्षरत है। कितना बदला है समाज, कितना SC ST OBC किसान कम्युनिटी एक हुआ है, संविधान की जड़ें कितनी गहरी हुई है और आगे क्या करने की ज़रूरत है। क्या वजह है कि इस देश में आज भी 1 या 2 ऐसे राज्य हैं जहां OBC लीडरशिप वाली पार्टियां, खासकर DMK या RJD JDU सत्ता में है। क्या वजह है कि जो SC ST OBC किसान कम्युनिटी के लोग हैं वो आज भी बीजेपी कांग्रेस BJP में फंसे हुए हैं और क्या इसमें सामाजिक जागरूकता आई है। राजेंद्र प्रसाद सिंह कहते हैं कि इस देश में कांग्रेस BJP बड़ी पार्टी नहीं है, वो पैसे वाली पार्टी है। अगर जनाधार की बात करें, बड़ी पार्टी की बात करें तो वो तमाम वो दल हैं जिसकी लीडरशिप बहुजन समाज यानी SC ST OBC किसानों के हाथ में है। इतना लंबा संघर्ष आपने देखा, अब संतुष्टि मिल रही है कि अब समाज बदल रहा है। ऐसे अभी 5 राज्यों में चुनाव है और खासकर OBC कह रहा है कि हम वोट नहीं देंगे इस बार सवर्ण समाज को, चाहे कोई पार्टी हो। और तमाम पहले कांग्रेस सत्ता में थी तो बीजेपी OBC करती थी जाति जनगणना, अब बीजेपी सत्ता में है तो कांग्रेस कर रही है। तो क्या वो अधिकार देगी या वो ठग रहे हैं? एक तो सबसे बड़ी बात तो ये है कि हम किसी संतुष्टि के लिए काम नहीं कर रहे हैं, परिवर्तन के लिए काम कर रहे हैं। हम किसी लक्ष्य और किसी मिशन को ध्यान में रखते हुए काम कर रहे हैं और हमें जानकारी है, हमारे पुरखों का इतिहास है इस बात को जान करके कि इसमें जिंदगी लगानी होगी तो बदलाव होगा और बदलाव जो है अभी ये दिखेगा। अभी जो लोग कभी मुखर होकर अपने समस्याओं के बारे में बोलते नहीं थे, सोशल मीडिया आने के बाद से उन्होंने बोलना शुरू कर दिया। मुझे एक नया बदलाव जो दिखाई दे रहा है, जो मेरे लिए हैरान करने वाली बात है, वो क्या है कि मैं लगातार 48 साल से ये कर रहा हूँ, अभी 66 साल चल रहा है, 18 साल 3-4 महीने की उम्र थी तब से कर रहा हूँ। अपने लोग मुझे आकर, मैंने उसको कभी देखा नहीं, कभी मतलब कौन है क्या है, वो आकर बताता है कि आप बावन मेश्राम क्या है, आपका वीडियो हम देखे बगैर हमको नींद ही नहीं लगती है। आप ही एक अकेले व्यक्ति है जो हमारे समाज के बारे में इस तरीके से बोलते हैं जैसा हमने कभी देखा ही नहीं किसी को बोलते हुए। बहुत सारे नेता हैं मगर हमारी लड़ाई कोई लड़ता हुआ दिखता नहीं। आप दिख रहे, बोल रहे हैं, तो ये हम लोगों को बड़ी मतलब हैरान करने वाली बात लगती है। ऐसा पहले कभी हमारे लोग ऐसा महसूस नहीं करते थे और आकर बोलते नहीं थे, अभी ऐसा कर रहे। ये नया बदलाव मुझे बड़ा चौंकाने वाला लगता है क्योंकि ऐसा मेरे पास तजर्बा ही नहीं था। मैं बस स्टैंड जाता हूँ तो मुझे ऐसा अनुभव होता है, रेलवे स्टेशन जाता हूँ तो ऐसा अनुभव होता है, मैं एयरपोर्ट जाता हूँ तो उधर ही में बैठे बैठे 2-3 आदमी आ जाते, फिर फ्लाइट के अंदर भी। हैरान करने वाली बात है, फ्लाइट के अंदर आदमी मेरे पीछे बैठा हुआ है, मुझे नहीं देख रहा है, टॉयलेट को गया आगे, आते वक्त तो मेरे चेहरे पर नजर पड़ेगी। हाँ, वो पुख्ता करना चाह रहा था कि कहीं गलत तो ये भी बोलता है। हाँ, तो जब वो बाहर वापस आता है तो मेरे चेहरे पर उसको नजर पड़ती है, तो फिर वो
मेरे पास ही खड़ा होकर के बोलना चाहता है, फ्लाइट चल रही उसी में बोलना चाहता है। तो ये जो बदलाव मैं देख रहा हूं, इससे हमको ऐसा लगता है कि हमारी आवाज़ जिनके लिए हम लड़ रहे हैं उन लोगों तक पहुंच रही है। आज भी जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में टीवी है और प्रिंट मीडिया में अखबार है, ये लोग आज भी हमारे ये अभी मैं एक मगर अभी हमें जरूरत नहीं है। नहीं, मैं एक बात बता रहा हूं। जैसे अभी पूरे अब तक 75 सालों से इजराइल ने फिलिस्तीन को आतंकी घोषित कर रखा था दुनिया को, चूंकि उसके पास मीडिया था, CNN था, BBC था। अब खाड़ी देशों के पास एक मीडिया चैनल है, अल जजीरा, और उसने पूरा परसेप्शन बदल दिया। आज 150 देश फिलिस्तीन के साथ खड़ा है। सारा गल्फ कंट्री, इराक को बर्बाद कर दिया गया, लीबिया को बर्बाद कर दिया गया, गल्फ कंट्री कभी एक नहीं हुआ। लेकिन एक फिलिस्तीन पर इस बार हमले ने गल्फ कंट्री को एक कर दिया, क्योंकि खबरें आने लगी, उनको पता चलने लगा अल जजीरा से कि गलत कौन है, सही कौन है। हाँ। क्या भारत में भी टीवी और अखबार अगर बहुजन समाज के पास हो जाए तो ये बहुजन यूनिटी भी बन सकती है और सत्ता में भी ये तब्दील हो सकता है? नहीं, आने वाले एक दशक में फिजिकल रूप से बहुत ज़्यादा बदलाव आपको दिखाई देगा। ये जो नीतीश कुमार ने 65% रिजर्वेशन कर दिया, उसको डाइवर्ट करने के लिए जिस तरह से बकवास और फालतू बातें टीवी वालों ने और फालतू बातें उठाने की कोशिश की, वो कोई इशू नहीं था जिसको उन्होंने इशू बनाया। वो तो कैरेक्टर असैसिनेशन। हाँ, मतलब इशू नहीं था। तो मैं समझ गया कि ये तो जानबूझकर डाइवर्ट कर रही, इसलिए मैं कोई बोलने वाला नहीं था। जानबूझकर मैंने वीडियो बनाया। अरे 65% का मामला है भाई, जो तुम उठा रहे हो मुद्दा नहीं है। लेकिन जैसे अभी नीतीश जी ने 65% कर दिया, टीवी अखबार विरोध में बोल नहीं रहा, आरक्षण के विरोध में नहीं बोल रहा है, नीतीश कुमार के खिलाफ बोल रहा है। मालूम है, बोलेगा तो ज्यादा फायदा होगा, नहीं बोलेगा तो भी फायदा होगा, मगर बोलेगा तो ज्यादा फायदा होगा। मतलब बहुजन जागरूक हो गया। मंडल कमीशन का विरोध हुआ था, अखबारों ने खूब विरोध किया, टीवी वालों ने विरोध किया, पत्रकार भी सड़कों पर उतर रहे थे, सवर्ण समाज भी सड़कों पर उतरा था। लेकिन इस बार सड़कों पर विरोध नहीं कर पाएंगे क्योंकि ओबीसी जाग गया है। तो लोग कहां से आएंगे, ये है ना समस्या। उनके आंदोलन में पहले ओबीसी लोग हुआ करते थे। रिजर्वेशन के विरोध में पहले नंबर पर ओबीसी हुआ करता था सड़कों पर, और ब्राह्मण लोग विरोध करते थे। सड़कों पर ब्राह्मण नहीं उतरते थे, उतरते थे ओबीसी लोग उनके समर्थन में, वो उतरवाते थे। अब उतरवाते थे सारा का सारा। अब ओबीसी उनको सब मालूम हो गया, बहुत सारी बातें। ये तो ये हमारे अधिकार की बात है। अब मराठा, पटेल, जाट, गुर्जर, ये जो किसान जातियां हैं, जो मजबूत कौम है, वो भी आपके आंदोलन से जुड़ रहा है। अभी यहाँ मतलब 10-15 किसान लोग आए थे, जाट और गुजर आए थे। जो वो नंगा किसान नहीं था आपके कमर के ऊपर, उसके कपड़े नहीं रखा था, पहलवान क्या ना। ये मराठा, महाराष्ट्र में जो आंदोलन चल रहा है मराठाओं का, उसमें भी बामसेफ की भूमिका है। हाँ है, हमारे लोग सपोर्ट कर रहे हैं ना। शरद पवार से भी आप मिल रहे हैं? पवार साहब ने बुलाया था, तो 2-3 बार मुलाकात हुई है। इंडिया गठबंधन के सारे नेताओं से मिल रहे हैं आप, कांग्रेस को छोड़कर? देखो, 2 बड़े नेता हैं जिन्होंने इंडिया गठबंधन बनाया, पवार साहब है और नीतीश कुमार है। लालू जी वोकल में, फ्रंट में नहीं है जितना नीतीश, अर्थात नीतीश जी। हाँ, नीतीश जी ने, हाँ, है। हाँ, नीतीश जी के बैकिंग में असली पावर तो लालू जी का ही हाँ, है। लालू जी की वजह से। हाँ, लालू जी है। और मगर लालू जी को एलर्जी है ना, लालू जी के बारे में सवर्ण और इन लोगों को एलर्जी बहुत ज़्यादा है। तो ये थोड़ा सोफिस्टिकेटेड चेहरा लगता है उनको, नीतीश को। या फिर कुर्मी वर्सेस यादव, यादव वर्सेस कुर्मी लड़ाई लड़ाने के लिए ये ब्राह्मण लोगों को। लेकिन मैंने सुना है कि अब ये लोग चाह रहे हैं, खासकर नीतीश कुमार, लालू यादव हो या अखिलेश यादव हो, हेमंत सोरेन की, कांग्रेस को बाहर कर दिया जाए, बहुजन यूनिटी, प्योर बहुजन वाला गठबंधन बने, जिसमें। हम इस बात के समर्थन में नहीं है। हम इस बात के समर्थन में हैं कि बीजेपी को परास्त करने के लिए कांग्रेस
को साथ में लेकर के काम करना चाहिए। लेकिन शरद पवार ने भी कहा है कि कांग्रेस इंटरेस्ट नहीं दिखा रही है, इग्नोर कर रही है। नीतीश जी ने भी कहा, अखिलेश जी ने भी ये कहा। 4-5 स्टेट के चुनाव में ऐसा दिखाई दे रहा है। हम्म मगर हम्म नहीं, अगर आप कह रहे हो कांग्रेस इंटरेस्ट नहीं दिखा रही, पवार साहब कह रहे कांग्रेस इंटरेस्ट नहीं दिखा रही है, तो 4-5 स्टेट के चुनाव के बाद वो खुद अकेले अलग हो जाएगी। ऐसा लगता है कि वो अकेले हो जाएगी, अकेले चुनाव लड़ेगी। जैसे ही अकेले चुनाव लड़ने की दिशा में आगे बढ़ेगी तो उनका ये 2-4 स्टेट छोड़ करके बाकी जगह उनका बुरा हाल हो जाएगा। नहीं, लेकिन कांग्रेस जो सवर्ण नेता हैं कांग्रेस या बीजेपी के, वो चाहते हैं कि या तो सत्ता में बीजेपी रहे तो अपोजिशन में बीजेपी कांग्रेस की रहे, जगह या कांग्रेस सत्ता में रहे तो हाँ, बीजेपी। ये तो वो strategy है बहुजन दोनों। दलों से गठबंधन नहीं करते। म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग तो उनकी यही है कि ऐसा होना चाहिए, इस पर वो काम कर रहे हैं। लेकिन इससे अच्छा तो बीजेपी है। कम से कम बीजेपी बहुजन दलों से, जैसे यूपी में देखिए अनुप्रिया पटेल हैं, राजभर है, बिहार में उनका अध्यक्ष है, तो वो ज्यादा डाइवर्सिटी दिखा रही है। वो दलित पिछड़े आदिवासियों की पार्टी से गठबंधन जहाँ कर रहे पर बीजेपी कमजोर है या उनको खतरा नजर आता है, यूपी में उनको आसान नहीं है, ये खतरा है। अभी देखो 32% वोट जो है अखिलेश यादव के पास है, मायावती के पास 13% है। अगर ये लोगों का गठबंधन होता है तो उनको ऐसा लगता है साला बड़ा खतरा पैदा हो जाएगा। तो अभी भी बीजेपी को ऐसा नहीं लगता कि जैसे पिछले बार 73 सीटें उनको मिली 80 में से, तो अगले बार भी उनको सीटें मिल जाएगी लोकसभा की 2024 में। यूपी और बिहार डिसाइडिंग है। बिहार में हाँ, यूपी बिहार झारखंड मिला के 150 सीटों का आंकड़ा है। ये 200 पट्टी में, हिंदी पट्टी में 225 है। हम्म आउट ऑफ 543 225 सीटें अकेले हिंदी ये पट्टी आपको में। क्या लगता है 5 राज्यों में बीजेपी हार जाएगी सारी जगह पर? एक भी स्टेट में बीजेपी चुनाव नहीं जीतेगी। तो ये तो पिछला बार भी बीजेपी 4 राज्य हार गई थी। महाराष्ट्र, कर्नाटक हार गई थी, मध्य प्रदेश हार गई थी, छत्तीसगढ़ हार गई थी, राजस्थान हार गई थी, और हराया कांग्रेस ने था, लेकिन सरकार बीजेपी की बन गई। आरएसएस की जो स्ट्रेटेजी है वो ये है कि राष्ट्रीय स्तर पर भी चेहरा मोदी ही हो और राज्य स्तर पर भी चेहरा मोदी ही हो। अब इस बार उन्होंने इस रणनीति पर काम करना शुरू कर दिया, तो ओबीसी का वोट जो है राज्य स्तर पर भी बीजेपी को भी पड़ेगा। मगर गुमराह करने के आधार पर वो ऐसा कर सकते हैं, मगर बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, चुनाव वो हार जाएंगे। वाम सिर्फ की क्या है आगे की रणनीति? वाम सिर्फ तो पॉलिटिकल दल नहीं है। भारत मुक्ति मोर्चा, बहुजन क्रांति मोर्चा, इस संगठन के द्वारा या तमाम हमारे ऑफशूट संगठन हैं उनके द्वारा 2024 के चुनाव में हम हस्तक्षेप करेंगे और हमारी कोशिश रहेगी कि आरएसएस प्रायोजित भारतीय जनता पार्टी चुनाव ना जीते। आप एक सामाजिक आंदोलनकारी भी हैं, आपकी एक भूमिका अलग तरीके की है। तो उसको, उस कारवां को बढ़ाने के लिए, क्योंकि अब आपके पास सोशल मीडिया भी है, जागरूकता भी आ रही है लोगों में, तो वाम सिर्फ कैसे सड़कों पर आए ताकि हर बहुजन उससे जुड़ जाए? किसी राजनीतिक दल के सदस्य, आज के तारीख तक हम किसी राजनीतिक दल के सदस्य नहीं हैं। नहीं, मैं वाम सिर्फ के लिए कह रहा था कि वाम सिर्फ से लोगों को जोड़ने के लिए और क्या अभियान चला रहे हैं आपकी, हर आदमी को वाम सिर्फ से जोड़ा जाए? वाम सिर्फ से जोड़ने के लिए अभी हम लोग आने वाले समय में इसके लिए राष्ट्रीय स्तर पर इन मुद्दों पर कि वाम सिर्फ का एक्सपांसन खास तौर पर पढ़े लिखे लोगों के बीच में उसका विस्तार हो, इसके लिए हम विशेष कार्यक्रम बनाने की योजना पर। मुझे बहुत सारे लोग कॉल करते हैं कि हम कैसे जुड़े वाम सिर्फ से, न कोई वेबसाइट्स है, न कोई हेडक्वार्टर्स में नंबर है। वेबसाइट नहीं है, ऐसा कैसे हो सकता है? मैं उनको कहता हूं कि देखिए आप सर्च कीजिए वाम सिर्फ, वो मुझे अगर मान लो वाम सिर्फ डाल दो तो दर्जनों कॉल आता है कि वाम सिर्फ से सर मुझे जुड़ना है। कभी बिहार से आया, कभी उड़ीसा से आया, कभी झारखंड से। ये ऐसा क्यों नहीं बोलते वाम सिर्फ डाल के देखो? किससे संपर्क करे, कहाँ संपर्क करे? एक बड़ा हेडक्वार्टर तो होना चाहिए ना। इसका तो नंबर तुम्हारे पास है ही है, मुकेश का नहीं, नंबर। एक वामसेप का सर दिल्ली में हेडक्वार्टर तो होना चाहिए अपना। ये क्या है? ये क्या है? हेडक्वार्टर ऑफिशियल हेडक्वार्टर। क्या समाज से इतना संसाधन तो मिल ही सकता है ना कि एक ऑफिशियल हेडक्वार्टर बन जाए, जैसे आरएसएस का हेडक्वार्टर नागपुर में है। आने वाले समय में ऐसा बनाएंगे कि जगह हम लोग ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। ज़्यादा
समय नहीं है, मगर 1-2 साल 2-3 साल में ही हम अपना संगठन की मलकियत वाला, जैसे हमने पुणे में, नागपुर में बनाया हुआ है, तो दिल्ली में भी बनाएंगे। राजधानी में तो होना चाहिए। हाँ, पुणे में करोड़ रुपए का बनाया हुआ है, नागपुर में बहुत बड़ा है, यह बनाएंगे राजधानी में। क्या लग रहा है, बहुजन समाज जो राजनीतिक रूप से, सामाजिक रूप से, आर्थिक रूप से हाशिए पर है, वो मतलब ये स्थिति कब बदलेगी और कितनी मतलब क्या करने की ज़रूरत है? नहीं, पहली तो ये बात है कि राजनीतिक पकड़ जो है वो, जो लोग इस देश में परंपरागत रूप से वर्ना सिस्टम और जाति सिस्टम बनाने वाले लोग हैं, उनके पार्टी के नाम पर अभी भी पकड़ है, और पकड़ वो और ज़्यादा गंभीर रूप से पकड़ उन्होंने बनाई है कि कांग्रेस जाए तो बीजेपी आएगी, बीजेपी जाएगी तो कांग्रेस आएगी। ये तरीका उन्होंने उस बनाया, और इसमें मीडिया का बड़ा रोल है। तो इसमें बदलाव होने की दिशा में बात आगे बढ़ रही है। इस पर निर्भर करेगा हमारे लोगों की सामाजिक आर्थिक स्थिति में। तो वाम सिर्फ एक आईटी सेल क्यों नहीं खोलता है? क्योंकि वाम सिर्फ के पास तो सबसे ज़्यादा बेहतर बोलने वाले लोग हैं। तो हम लोग आने वाले समय में आईटी सेल भी डेवलप करेंगे। आईटी सेल क्या है, हमारे पास तो हम लोग नहीं, आपके पास वक्ता है, बहुत सारे वक्ता हैं, लेकिन वो बोले और वो बाकायदा देश भर में पहुँचे। अभी आने वाले समय में जल्दी ही, ज़्यादा समय नहीं, अभी हम लोग इस पर पर्टिकुलरली सोशल मीडिया खड़ा करने पर राष्ट्रीय स्तर पर मीटिंग बुलाने वाले हैं, और उसको बड़े पैमाने का बड़ा सोशल मीडिया हाउस कैसे डेवलप हो, बड़ा, उस पर काम करेंगे। 2024 में आपको क्या लग रहा है? 2024 में लोग कह रहे हैं संविधान नहीं बचेगा। नहीं, ये मैं मानता नहीं हूँ। डर पैदा करने वाले लोग हमारे वोटों पर डाका डालना चाहते हैं, और मैं दुख के साथ ये कहना चाहता हूँ कि ये अफवाहें कांग्रेस ने फैलाई है ताकि SC ST OBC का ध्रुवीकरण कांग्रेस के समर्थन में हो जाए। ये वोट पर डाका डालने का षड्यंत्र है, मैं इसको नहीं मानता हूँ। क्या बहुजनों को मुस्लिम समाज के लिए खड़ा नहीं होना चाहिए? आपका संगठन को खड़ा नहीं होना चाहिए वाम से? कोई मुस्लिम हमारा विरोधी नहीं है, क्योंकि उनको मालूम है कि हम तो मुस्लिम लोगों के हक अधिकार के लिए, हमारे जैसे ज़्यादा मुखर आवाज़ तो कोई उठा नहीं रहा है। किसानों को कैसे जोड़ें? कुछ कम्युनिटी जैसे जाट, गुर्जर, पटेल, मराठा, ये सब किसान कम्युनिटी है जो मजबूत कम्युनिटी है। कहीं OBC में है, कहीं नहीं है। नहीं, ये मैं ऐसा मानता हूँ कि इन लोगों को सारे देश भर में शासन प्रशासन में रिप्रेजेंटेशन मिलना चाहिए। और ये रिजर्वेशन का मामला जो है ना, अभी देखो 75% बिहार में हो गया, 65% नहीं 75 हो गया, और इकोनॉमिक वीकर सेक्शन का है 10 मिला करके 75 हो गया। ये आंदोलन 100% तक जब तक नहीं पहुंचेगा तब तक ये रुकने वाला नहीं है। 75 पे रुकेगा थोड़ी, जैसे 52% पर नहीं रुका, 50% पर नहीं रुका, वो 75% आ गया। उसी तरह से वो मामला जब तक 100% नहीं होगा रिजर्वेशन, 100% के बाद ही रुकेगा। क्यों? 100% के बाद होगा नहीं, 100% से ज़्यादा परसेंटेज होता नहीं है। तो 100% जब तक पूरा नहीं होगा तब तक ये चलता रहेगा। इसलिए 100% रिजर्वेशन जो है आने वाले 10 साल में ये लागू हो जाएगा, और ब्राह्मण के हिस्से में 3.5% ही आएगा। लेकिन जब तक कानून बनाकर जब तक ब्राह्मण को 3.5% रिस्ट्रिक्टेड नहीं किया जाएगा, तब तक उनको वो ज़्यादा दूसरों के अधिकारों पर अतिक्रमण करते रहेंगे। लेकिन ये 79% रिजर्वेशन है तमिलनाडु में। सवाल 69% है, लेकिन वहाँ EBS लागू नहीं है। हाँ, ये उन्होंने लागू स्टेट लेवल पर नहीं किया लागू। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि क्या अगर ये सोशल जस्टिस की लड़ाई 2024 में जाति जनगणना और रिजर्वेशन, ये दो लड़ाई, और उधर वो राम मंदिर का उनका मुद्दा है, तो मंडल बनाम कमंडल की लड़ाई है। अगर इस बार चूक गए नीतीश कुमार तो फिर क्या होगा? नहीं, मेरा ऐसा मानना है कि बीजेपी
अगर सत्ता में आने का उनको यकीन होता तो महिलाओं को आरक्षण देने का मामला वो नहीं उठाते। महिलाओं को आरक्षण देने का मामला नरेंद्र मोदी ने या भाजपा ने, आरएसएस ने उठाया। वो उसका कानून पास किया, लागू होगा 34 को, और अभी के चुनाव में उसकी फसल काटना चाहते हैं। डर दिख रहा है उनका। हाँ, तो ये यकीन होता चुनाव जीतने का, ये नहीं करते ना, यकीन नहीं है। आप मोहन भागवत को लेकर बहुत सॉफ्ट हैं, उन पर कभी बयान नहीं आता। मोहन भागवत को इंडिविजुअली टारगेट करने का कोई मीनिंग नहीं है। लेकिन वो बहुत ऐसी बातें बोलते हैं। एक बार उन्होंने कहा कि जाति ब्राह्मणों पंडितों ने बनाई, फिर कहा कि हमने अपने ही भाई के साथ अमानवीय व्यवहार किया। स्वल्प उनको बोलना पड़ रहा है, क्योंकि बहुत अब वो कह रहे हैं कि पूरा भारत हिंदू है। SC OBC के जो लोग हैं, जो किसी भी कारण से बीजेपी के अंदर है, किसी भी कारण से बीजेपी के अंदर है, वो उनको अपने साथ रखना चाहते हैं। इसलिए जाति के विरोध में बोल रहे कि जाति है तो ब्राह्मणों ने बनाई। अब ये बोलना भी हमारी वजह से पड़ रहा है। हमारा आंदोलन फैल रहा है ना, हमारा आंदोलन फैल रहा है तो यही तो लोग फैला रहे हैं। SC ST OBC माइनॉरिटी के लोग ही तो फैला रहे हैं। तो इस वजह से मोहन भागवत को बोलना पड़ रहा है, किसी दूसरे की वजह से नहीं होगा। सोचिए, बावन मिश्राम वो शख्स हैं जिन्होंने अपनी पूरी जिंदगी बहुजन आंदोलन को दिया और उसका असर भी दिख रहा है। आप किसी वाम सेफ के कार्यकर्ता से बात कीजिए, वो अपने सांस्कृतिक, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक विरासत के लिए बहुत सचेत है। उसे पता है कि अपना वोट कहाँ गिराना है। और जब तक बहुजन समाज, खासकर SC ST OBC और किसानों में अपनी राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक विरासत को लेकर चेतना नहीं आएगी, फूले, पेरियार, अंबेडकर, साहू फूले, सम्राट अशोक, शिवाजी महाराज, इन तमाम महापुरुषों के प्रति चेतना नहीं आएगी, तब तक आप अपने संवैधानिक अधिकारों को नहीं समझते। इसलिए बावन मिश्राम एक खास शख्सियत हैं जिनकी राजनीतिक सोच, जिनकी टीका टिप्पणी बहुत मायने रखती है, और ये कह रहे हैं कि बीजेपी 2024 से पहले डरी हुई है। आप लोग अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। बावन मिश्राम की बातों पर आपको इसलिए भी भरोसा करना चाहिए कि 365 दिन 24 घंटा ये लोगों से मिलते हैं और देश भर में कार्यक्रम होता है इनका। दुनिया भर में नहीं शेयर बोल रहा हूँ इसलिए क्योंकि वहाँ के लोग वोट नहीं डालने आते हैं, वोट तो भारत के लोग ही डालते हैं। इसलिए भारत के बहुजनों की नब्ज पर इनकी हाथ है और इनका कहना है कि 2024 में बीजेपी डर गई। शुक्रिया सर हमें समय देने के लिए। आप लोग प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।